आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हालांकि आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में बोर्ड पर जाके वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से हम लोगों ने इसको समझा था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग अपने इस आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये सारा बात हम लोग कल पढ़ चुके थे, यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग जान चुके थे। एक बार फिर से बता देते हैं 2 मिनट के अंदर। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नॉन एज आयनिक कंपाउंड्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है एक मेटल से एक नॉन मेटल के पास, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वही हमारा कहलाता है आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड को हमने कल किस तरीके से बनाया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से हमने उसको बनाया था। और हर साल रिपीट कर रहा है बोर्ड अपना एक सवाल, उससे हर साल लगभग पूछ रहा है, तो एक साल इस बार भी आने का संभावना है। तो जो हमारा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के वजह से बने वो हमारा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाता है। आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हम लोग अपने बोर्ड पे पढ़ेंगे और हम लोगों ने पढ़ भी लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि आखिर जो हम लोगों ने कल आयनिक कंपाउंड पढ़ा उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या खासियत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इसका खासियत है, फर्स्ट है इसका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब हो गया कि ये आखिर किस तरीके का ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है इस तरीके से। तो इसका पहला फिजिकल नेचर क्या है देख लेते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी यही है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। देखो फिजिकल नेचर का मतलब हो गया ना कि ऊपर ऊपर से वो देखने में कैसा लग रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, यही हो गया हमारा फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड सबसे पहली बात, ऊपर ऊपर से आप इसको देखेंगे तो वो बिल्कुल सॉलिड नजर आएगा, सॉलिड यानी कि ठोस। आगे, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। अच्छा, आपने कल देखा था कि जो हमारा कंपाउंड बनता है उसके एक एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव का साइन होता है और एक के ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है, आपने कल ये देख लिया था। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को इतने टाइटली पैक करके रखते हैं जिसके वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा, बहुत ही हार्ड हो जाता है। मतलब कि दोनों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से इसमें हमारा हार्डनेस देखने को मिलता है। तो आयनिक कंपाउंड का पहला प्रॉपर्टी सॉलिड होता है। और दूसरा बात आपने इसमें पढ़ा कि हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में बहुत ही टाइटली पैक रहते हैं, टाइटली होल्ड किए हुए रहते हैं इन दोनों को, इसीलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि आपस में जो पार्टिकल्स होंगे यानी कंपाउंड के, उसके बीच में मतलब कि जुड़ावपन बहुत ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के हाथ को छोड़ना नहीं चाहेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, दैट इज दे कैन ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड जो है ना जनरली नेचर में ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब है कि इसको जब आप हथौड़े से मारेंगे ना तो ये टुकड़े में टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, कब बिखरेगा, जब आप इसको प्रेशर अप्लाइड करेंगे। प्रेशर का मतलब हो गया हथौड़े से मारना, किसी चीज़ से इसको ठोक देना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो ब्रिटल का मतलब वही होता है कि टुकड़ों में बट जाना, तो ये हमारा हो गया पहला फिजिकल नेचर आयनिक कंपाउंड का। कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें आपने पढ़ा गया आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, हार्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आपस में बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। और तीसरा आपने चौथा आपने इसमें पढ़ा कि ये हमारा नेचर में ब्रिटल होता है, इसको आप हथौड़े से मारेंगे तो ये टुकड़ों में टूट के बिखर जाएगा। कोई दिक्कत। चल आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि कितना उसको हीट देंगे तो सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कितना उसको हीट देंगे तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा बॉइलिंग का मतलब हो गया। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, यानी कि सेकेंड इसका फीचर्स है। कहा गया आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों हाई होता है। इसका मतलब यदि आपको इसको पिघालना है या फिर इसको वेपर के रूप में गैस बनाना है तो फिर इसको बहुत ही ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा हाई है। आगे,
टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। वही बात कहा गया इसमें कि यदि आपको आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना है, आपस में इसको बिखेर देना है, तो बहुत ज़्यादा आपको हीट देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। थर्ड है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब है ये पानी में, केरोसिन में, डीजल में, पेट्रोल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा जब मिलाएंगे तो। देखते हैं सोल्यूबिलिटी इसका क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। आयनिक कंपाउंड का अक्सर ये देखा गया है लक्षण कि इसको आप पानी में मिलाएंगे तो घुल जाएगा आराम से, लेकिन यदि इसी को केरोसिन में या फिर पेट्रोल में मिलाया जाए तो ये पूरी तरीके से घुलता नहीं है। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा कि जनरली आयनिक कंपाउंड पानी में मिलाएंगे तो वो मिल जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन उसी आयनिक कंपाउंड को यदि हम लोग केरोसिन में, पेट्रोल में, डीजल में डालेंगे तो ये जल्दी घुलता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और चौथा हमारा फोर्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि क्या आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं, यानी कि उस कंपाउंड से होते हुए हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा कि नहीं। देखते हैं करेगा कि नहीं। पहला इसमें कहा गया आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। देखिए, आपको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड हमारे जो भी होंगे उसके पास दो चार्ज होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक हमारा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। कब नहीं करता है? जब वो सॉलिड स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मूव नहीं करता है, बल्कि वो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है दूसरे को। तो यहाँ पे हमारा बात ये हो गया, कंक्लूजन ये हो गया कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर में जब रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आयन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं सॉलिड नेचर में। फिर सवाल है कि सर ये मूव कब करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब मूव करेंगे? तब करेंगे जब ये किस फॉर्म में हो? मोल्टेन फॉर्म में हो, यानी कि जब ये लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बट आयनिक कंपाउंड्स इन द मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। लेकिन वही आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बिल्कुल पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों फ्रीली पानी में मूव कर रहे होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे आपको बस ध्यान में ये रखना है। आगे एक पॉइंट और है, उसके बाद बताते हैं कि दस द आयन्स हैव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमारा आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कुछ रीजन? तो रीजन आपको ये बताना है कि इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों एक दूसरे को टाइटली पैक करके रखते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, और मूव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। लेकिन जब उसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग मोल्टेन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो बिल्कुल हमारा पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोल्टेन स्टेट में दोनों चार्ज, दोनों आयन एक दूसरे के हाथ को छोड़ देता है और पूरे लिक्विड में वो भटकता रहता है, और भटकने का मतलब ही है कि जब बिजली पास करेंगे तो बिजली पास हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, आयनिक कंपाउंड में जो आपस में उसके जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा? सॉलिड में या लिक्विड में? नहीं, सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि वो टाइटली पैक करके रख रहे हैं, तो सॉलिड में होंगे। सॉलिड हमारा कोई भी चीज़ क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल आपस में बहुत ही टाइटली एक दूसरे के हाथ के पकड़ को रखता है। लेकिन लिक्विड में वही क्या कर देता है? एक दूसरे का हाथ छोड़ देता है, इसीलिए कोई चीज़ लिक्विड हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर्टी भी खत्म हुआ यानी कंपाउंड का। उसके बाद है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर मेटल्स नेचर में किस तरीके से है और किस तरीके से हम लोग पा सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आज से हमारा और अभी के क्लास से और अभी से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। और यदि आपके पास सामने में NCERT बुक है तब तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, सब चीज़ हमको लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। देखिए, अकरेंस ऑफ मेटल्स में हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना होता है ना, मेन हेडिंग हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स है। इसके अंदर आपको छोटा छोटा टॉपिक मिलता रहेगा।
इसमें हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना होता है कि आखिर कोई भी मेटल हमको मिलता कैसे है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मेटल धरती के ऊपर रखा हुआ है, गए उसको लेकर घर में आए और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ऐसा तो नहीं है। तो सवाल है कि सर आखिर मेटल किस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, द अर्थ्स क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स हमारा चाहे कोई भी हो, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, फास्फोरस, पोटासियम, कोई भी हमारा मेटल हो, हर मेटल कहाँ पे मिलेगा आपको? धरती पे ही मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई मेटल जाके चंद्रमा से उठा के लेके आते हैं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा धरती का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा और धरती के नीचे भी हमारा जो कुछ हिस्सा है, ये मेटल्स का मेजर सोर्स है। यानी कि हम लोग हर एक मेटल यदि कहीं से प्राप्त करते हैं तो अपने धरती से ही प्राप्त करते हैं। या तो वो हमारा धरती के ऊपर हो सकता है पहाड़ के रूप में, जंगलों में हो सकता है, पानी के नीचे हो सकता है, या फिर ज़मीन के नीचे हो सकता है। तो एक लाइन में यदि कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हमारा जो पृथ्वी है ये हमारा मेटल्स का मेजर सोर्स है, यानी कि यहीं से हमको हर मेटल मिलता है। लेकिन क्या आसानी से आपको मेटल मिल जाता है? ऐसा है क्या कि पहाड़ों में आयरन पाया गया, आयरन को वहाँ से उठा के घर लेके आ गए, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब है कि मेटल जब हम लोग कोई भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस मेटल को पहले निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद हमारे मार्केट में आता है तो हम लोग उसको खरीद के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका मतलब हो गया कि मेटल्स जो है हमारा कहाँ से मिलेगा? धरती से मिलेगा, हमारे अर्थ से मिलेगा। तो अर्थ हमारा एक मेजर सोर्स है मेटल्स का, यहीं से हमको लगभग हर मेटल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ना दो वर्ड आएगा, हालांकि तीन वर्ड आएगा। एक हमारा मिनरल्स आएगा, दूसरा ओर्स आएगा, कुछ देर के बाद आपके सामने एक और वर्ड आएगा, वो हमारा होगा गैंग, GANGUE। हालांकि हमारा बाद में आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको हर एक चीज़ समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मिनरल्स होता क्या है, ओर्स क्या होता है, इन दोनों को आप समझिए। पहले मिनरल समझिए क्या है। द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब दोनों, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स। मतलब कि इस धरती के ऊपर जो भी मेटल हैं या फिर जो भी नॉन मेटल हैं, ये हमारा यदि नेचुरली पाया जा रहा है इन्वायरमेंट में, तो इसी को हम लोग कह देते हैं मिनरल्स। देखिए, आप मेटल बोलो, नॉन मेटल बोलो, या फिर मेटल नॉन मेटल ना बोल के एक वर्ड आप सिंपली बोल दो मिनरल, बात सेम है। तो मिनरल का मतलब हो गया सिंपल सा मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे पाए जाएंगे? नेचुरली पाए जाएंगे, वो भी अपने आप इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, तो वही हम लोग उसको मिनरल्स कहेंगे। तो आपका मन करे तो मिनरल्स कह दीजिए, आपका मन करे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को एक साथ बोल दीजिए, कोई दिक्कत इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो मिनरल्स का सिंपल सा मतलब है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यदि मान लीजिए कि आपको दोनों एक साथ बोलने का मन नहीं कर रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो आप सिंपली मिनरल्स बोल दीजिए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये बात कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो मिनरल्स का मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स हो गया, जो कि धरती पे पाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल नेचुरली पाए जाएंगे। अब सवाल है कि सर ये और क्या होता है? देखिए, दोज मिनरल्स यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कोल्ड ओर्स। चलिए, ओर के बारे में आपके बुक में ना बहुत कम लिखा गया है, लेकिन आप ओर के बारे में थोड़ा सा और समझिए होता क्या है। इसको ना टोटल हम डिफाइन करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा इसको, आखिर ये क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोचिंग है, ठीक है। इस कोचिंग के नीचे पाया गया कि सोने का एक खदान है। सपोज कीजिए आप कोचिंग है और साइंटिस्ट ने पता किया, खोजबीन किया, तो उनको पता चला कि इस कोचिंग के नीचे ना एक सोने का खदान है, यानी कि सोने का बहुत बड़ा माइन है। अब साइंटिस्ट क्या करेगा? इस बिल्डिंग को तोड़ेगा, सोने को निकालने के लिए क्या करेगा? वो जेसीबी को बुलाएगा, और जेसीबी क्या करेगा? ज़मीन को खोद के सोना बाहर निकालेगा। तो जो सोना बाहर निकाला, क्या वो सोना प्योर सोना है, प्योर गोल्ड है? बिल्कुल भी नहीं। पहले जब वो निकालेगा ना बाहर, तो सोना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सोना कौन है, मिट्टी कौन है, पत्थर कौन है, बालू कौन है, कंकड़ कौन है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब हो गया कि जब पहली बार हम लोग ज़मीन को खोद के कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो वो हमारा ओर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा।
अब उस ओर में जो गंदगी प्रेजेंट है, धूल मिट्टी बालू ये सब जो प्रेजेंट है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। गैंग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल समझिए कि पहली बार आपने जो धरती को खोदा, कुछ चीज़ आपने बाहर निकाला, उसको हम लोग कह देंगे सिंपली ओर। ठीक है, उस ओर में जो गंदगी आपको दिख रहा है, धूल मिट्टी बालू ये सब जो दिख रहा है, उसको हम लोग कह देते हैं गैंग। ठीक है, अब उस गैंग को साफ करके धूल मिट्टी को हटा के आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलेगा, यानी कि आपको गोल्ड मिल जाएगा, तो वही हमारा मिनरल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ना एक बिल्कुल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ आपको समझना है। मतलब कि हमने ज़मीन को किस मकसद से खोदा कि भैया हमको सोना मिल जाए। मतलब कि हमारे कोचिंग के नीचे जो सोने का खदान पाया गया, इसका मतलब है कि हमको सोने का मेरा मकसद है मेन कि हाँ हमको सोना मिल जाए। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग को तोड़ा, जेसीबी को बुलाया, हमने ज़मीन से खोद के मिट्टी को बाहर निकाला। तो पहली बार जो आपने बाहर निकाला जेसीबी से, वो पहला वाला गंदगा यानी गंदगी का जो ढेर आपने बाहर निकाला नीचे से मिट्टी के रूप में, वो पूरा का पूरा आपका ओर कहलाएगा। उस ओर में जो भी धूल मिट्टी गंदगी इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है, उसको हमने गैंग कह दिया। अब उसको आप साफ करोगे तो क्या मिलेगा, आपको सोना मिल जाएगा, यानी कि मेटल मिल गया, तो वो अब हमारा कहलाएगा मिनरल। तो इसमें 3 प्रोसेस आपको ध्यान में रखने हैं। पहले हमको मिलता है ओर में हमारा जो गंदगी प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। गंदगी को ओर से हटा के जो हमको एक प्योर मेटल मिलता है या फिर नॉन मेटल मिलता है, तो उसी को हम लोग मिनरल कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझ लिया, इसको आप ध्यान से इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स में हमारा सबसे पहला छोटा सा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब सवाल है कि आखिर ये हमारा निकलता कैसे है। चलो, कैसे निकलेगा भाई, कैसे हम लोग इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने धरती से, देखा जाए। इसको समझने के लिए आप अपने सामने वो वाला पेज खोल के रखिए जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आप अपने सामने लाइए दोबारा। चलिए, हम आपको बताते हैं कौन सा था। ये वाला जो टेबल बना हुआ था, एक तरफ हमारा मेटल्स लिखे हुए थे, एक तरफ हमारे सिंबल लिखे हुए थे उसके, इसको आप अपने सामने रखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान में रखें। आप अपने सामने बुक को खोल के रखिए, जिसके पास बुक है बुक रखिए, जिसके पास नोट्स है उस नोट्स को खोल के रखिए। इसको आप देखिएगा, ठीक है, और जो आप बताएंगे आप उसको भी सुनिएगा। चलिए, अब जरा देखा जाए क्या है। इसमें पहला पॉइंट कहा गया है, द मेटल्स at the top of the reactivity series are the metals at the bottom of the reactivity series are less reactive। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे मेटल्स सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे बताइए क्या है, सबसे नीचे कौन कौन सा मेटल है। सबसे पहले नीचे गोल्ड है, उसके ऊपर कौन है, सिल्वर है, गोल्ड है सिल्वर है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे जो हमारे मेटल पाए जाते हैं वो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। हमने बगल में लिख भी रखा है, तो वो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। दे ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट ऑफ नेचर, मतलब कि वो इतने कम रिएक्टिव होते हैं, इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि उसको इन्वायरमेंट में किसी भी रूप में पाया जा सकता है। देखो आप ना, अब इसको ऐसे समझो, जो चीज़ बहुत ही कम रिएक्टिव है उसको इन्वायरमेंट में कहीं भी रख दो, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे मेटल पाए जा रहे हैं वो फ्री स्टेट ऑफ नेचर में आपको मिल जाएंगे, मतलब कि धरती के ऊपर कहीं भी आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है वो चीज़, क्योंकि वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। इन्वायरमेंट में धूप आए, बरसात आए, पानी आए, कुछ भी आ जाए, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब हो गया कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा मेटल सबसे टॉप में है वो फ्री स्टेट ऑफ नेचर में मिलेगा, मतलब कि ऐसे ही इन्वायरमेंट में वो खुला है, कहीं पे भटका रहा है, कहीं पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही वो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जो बहुत रिएक्टिव होगा क्या वो ऐसे ही आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि रिएक्टिव चीज़ इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं अचानक कभी ना कभी बहुत भयंकर विस्फोट हो सकता है रिएक्ट करके। तो जो कम रिएक्टिव वाले मेटल है वो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल हैं वो आपको कहीं भी नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टेड जगह पे मिलेगा, यानी कि बिल्कुल एक खास जगह पे मिलेगा। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या था, जो सबसे लेस रिएक्टिव है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये सब। अच्छा, आपके रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेटिनम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटिनम उसके नीचे आएगा, इसके लिए आप घबराइए मत। मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये कुछ ऐसे मेटल हैं
जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे में होते हैं और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये हमारे फ्री स्टेट ऑफ नेचर में यानी कि कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव, लेकिन वो मेटल जो मेटल आपके रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप पे है वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव था। अब चूंकि वो इतना खतरनाक है, इतना रिएक्टिव है, तो वो खुले इन्वायरमेंट में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आप सपोज कीजिए यदि वो खुले इन्वायरमेंट में मिल जाए तो हर समय आपको हर जगह पे विस्फोट होता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं। कोई हमारा मेटल है जो कि पानी के साथ बहुत गंदा रिएक्ट करता है, कोई हवा के साथ बहुत गंदा रिएक्ट करता है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है हमारे वो इन्वायरमेंट में कहीं भी खुले नेचर में नहीं मिलते हैं। अब फिर सवाल है कि वो कहाँ मिलेगा, देखो दे आर नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट ऑफ नेचर, ये खुले इन्वायरमेंट में नहीं मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे, बेसिकली आपको पहाड़ों के अंदर मिल जाएंगे, जमीन के अंदर मिल जाएगा, मतलब कि बेसिकली ये इन्वायरमेंट में खुला आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। हो सकता है ना किसी के साथ ये रिएक्ट करके बड़ा धमाका कर दे, इसीलिए जल्दी खुले आसमान में आपको नहीं मिलेगा। आगे इसका एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें से सोडियम और पोटासियम तो इतना रिएक्टिव होता है कि आप इसको केवल हवा में रख दो, बहुत गंदा ये विस्फोट कर देगा। ठीक है ना, इसीलिए खुले इन्वायरमेंट में जल्दी नहीं मिलता है, ये हमारे पहाड़ों के अंदर में, ज़मीनों के अंदर में मिलेगा, इन्वायरमेंट में खुले नेचर में ये नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, लेकिन जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है, जो बीच में है, जैसे कौन सा था हमारा बीच में, जिंक, आयरन, लीड, ये सब था, तो ये सब ना ही आपको धरती के ऊपर मिलेंगे ना ही धरती के नीचे मिलेंगे, मतलब ये मिड वाले हैं, तो कभी कभार आपको ये ऊपर भी मिल सकता है, कभी कभार नीचे भी मिल सकता है। तो वो यहाँ पे लिखा गया था कि दे आर ऑफन फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, यानी कि कभी कभार ये आपको, चूंकि ये उतना भी रिएक्टिव नहीं होता क्योंकि ये बीच वाला है, तो कभी कभार आपको ये खुले इन्वायरमेंट में भी मिल जाएगा, या फिर कभी कभार ये आपको धरती के अंदर में, पहाड़ों के अंदर में भी मिल सकता है, लेकिन ये कभी भी अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। जैसे जिंक कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, आयरन कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, लीड कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये किस फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, या फिर आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, या फिर लीड ऑक्साइड, या फिर लीड सल्फाइड, या फिर लीड कार्बोनेट, इस रूप में इन्वायरमेंट में मिलते हैं। फिर इनसे हमको क्या करना पड़ता है, अलग करके प्योर जिंक, आयरन और लीड हमको बाहर निकालना पड़ता है। अब इसको निकालने का भी तरीका हमारे पास है, जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना है। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें ना बहुत कुछ यदि आपको याद ना रहे तो सिंपली आप यहाँ पे याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे हमारे मेटल हैं वो इन्वायरमेंट में कहीं भी मिल जाएंगे, जो सबसे टॉप पे है वो जल्दी कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन जो बीच वाले मेटल हैं वो कहीं पे मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीच वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो बीच वाले हमारे हैं मेटल, वो कभी भी अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो किस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। ठीक है, उससे फिर हमको उसको प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है, प्योरीफाई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following 3 categories। तो इस बेसिस पे हम लोग यानी कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग अपने मेटल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी का मतलब जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब कि जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में होते हैं मेटल, वो हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल को अपने 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कि वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कम करेगा, बेसी करेगा। इस बेसिस पे हमने मेटल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। अब इन तीनों कैटेगरी में हमारा जो भी मेटल है, इसको हम लोगों को प्योर फॉर्म में लाने के लिए अलग अलग मेथड है। उस अलग अलग मेथड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि अभी तक आपने केवल ये समझा है कि कौन से मेटल कितने रिएक्टिव हैं, कितने कम रिएक्टिव, कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब लेकिन आपको ये समझाया जाएगा कि जो मेटल कम रिएक्टिव है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मीडियम रिएक्टिव है, उसको हम लोग किस तरीके से अचीव करेंगे, कैसे हम लोग उसको बाहर निकालेंगे, कैसे उस मेटल को हम लोग प्राप्त करेंगे।
तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, अलग अलग प्रोसीजर है। इसके बारे में हम लोग अब एक एक करके चले जानते हैं। इसको जानने से पहले आपके सामने एक टॉपिक आएगा, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग छोटा सा। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यहाँ पे ना बेसिकली ओर के बारे में बताया जाएगा आपको, और इसमें वही बात है जो हमने आपको अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया। ओर के बारे में बताया जाएगा, गैंग के बारे में बताया जाएगा, और आपको इसमें मिनरल्स के बारे में भी बताया जाएगा। उस वही बात है जो हमने बताया है एक बार, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसमें है क्या। कहा गया है ओर्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग। वही बात है, जब हम लोग कोई भी चीज़ धरती से पहली बार बाहर निकालते हैं मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, तो जो हमने पहली बार बाहर निकाला उसको हम लोग क्या कह देंगे, ओर कह देंगे। और ओर हमारा बहुत ही गंदा होता है। कंटामिनेटेड का मतलब है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, कंटामिनेटेड, मतलब कि जैसे आप सपोज कीजिए, आपने कहीं पे देखा होगा कि जब हम लोग ज़मीन को खोदते हैं जेसीबी के द्वारा, तो जब वो मिट्टी बाहर निकालता है तो मिट्टी कितना गंदा होता है पहले, है ना। तो वही बात है कि जब हम लोग कोई भी जगह पे चीज़ों को खोदते हैं मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, तो पहली बार जो हमने बाहर निकाल के रख दिया वो हमारा ओर कहलाएगा। और चूंकि ओर है तो बिल्कुल वो गंदा है, उसमें धूल है, मिट्टी है, बालू है, हर चीज़ मिला हुआ है उसमें। उस गंदगी वाले चीज़ों को हमने क्या कह दिया, गैंग कह दिया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। फिर गैंग का यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन एन ओर कॉल्ड गैंग। तो ओर में जो हमारा धूल, मिट्टी, बालू, इम्प्योरिटीज मिला हुआ है उसी को हम लोग कह देते हैं गैंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गैंग को ओर से साइड करेंगे, उसके बाद फिर हमको क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलेगा। वही बात है जो हमने कहा था आपको। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। यानी कि यदि आपको मेटल प्राप्त करना है तो मेटल प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ओर से उस गैंग को यानी कि उस इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा का पूरा मेटल या फिर नॉन मेटल मिलेगा। द प्रोसेस used for removing the gang from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gang and the ore। मतलब कि अलग अलग प्रकार के ओर से गैंग को हटाने का हमारा अलग अलग मेथड है। यानी कि अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे कोचिंग के नीचे जो हमने एग्जांपल दिया आपको कि सोने का खदान पाया गया, उस सोने के खदान को हमने बाहर निकाला, पहली बार हमने उसको ओर कह दिया, उसमें जो गंदगी प्रेजेंट था हमने उसको गैंग कह दिया। अब उस गैंग से यानी कि उस ओर से गैंग को साफ करने के लिए जो आपने मेथड लगाया, क्या वही मेथड हमने सभी प्रकार के ओर में लगाना है? नहीं, मतलब कि हर एक प्रकार के मेटल को प्राप्त करने के लिए उसके ओर में से गैंग को हटाने के लिए हम लोग हर बार अपना अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वही बात इसमें लिखा गया था। उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग अपना अलग अलग मेथड लगाते हैं, ओर से गैंग को बाहर निकालते हैं और उसके बाद फिर हमको मेटल मिल जाता है। तो ये वाला हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर भी टॉपिक खत्म होता है। इसमें आपको बहुत कुछ ध्यान में नहीं रखना है, तो बस आप इतना ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहली बार यदि हम लोग कोई चीज़ को खोद के बाहर निकालते हैं, खुदाई करके बाहर निकालते हैं, तो हमारा ओर कहलाता है। ओर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, उसको हम लोग गैंग कह देते हैं, और गैंग को साफ करके ही हमको मेटल मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है अलग अलग प्रकार के मेटल्स को बाहर निकालने का अलग अलग मेथड, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। ये वाला टॉपिक हमारा अगले वाले क्लास में होगा। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।